देशों पे लिया है और चाइना को तो अभी थ्रेटन किया है 50% लगाएंगे। हमारा उनके सामानों पे टैरिफ है 52%, उन्होंने 26% लगाया। दो चीजों में हम चाह रहे थे कि हमें छूट मिल जाए, एक फार्मास्यूटिकल और एक एग्रीकल्चर। फार्मास्यूटिकल में उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, जो भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए अगर आपने कल का ही डिटेल पढ़ा हो तो ये आएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत की ग्रोथ रेट 8.4% है। सबसे ज्यादा हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, $9.8 बिलियन अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए ये बता रहे हैं, इसको एक लाइन में बता, टैरिफ पे क्यों नहीं? होता क्या है कि दुनिया में जलजला आ गया है, ठीक, मगर उसके बाद भी अगर अपना जहाज हिल भी रहा है ना, कहेंगे जहाज के कैप्टन की गलती है, अगल बगल के जहाज उलट पलट गए, वो मत देखो भाई, वो पलट गए तो क्या हुआ, वो सुनामी आ गई है समुद्र में, मत देखो, देखो हमारा जहाज क्यों हिल रहा है, कैप्टन दोषी है। इस मानसिकता से जब चलेंगे तो देश में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा। और जहां तक इसकी बात कहूं, जहां तक वक्फ की बात है, तो ये ईमानदारी से एक प्रयास है जो कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गरीब मुसलमान को उसका हक दिलाने के लिए। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, वक्फ बोर्ड भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर, 39 लाख एकड़ जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, छोड़ दीजिए बाकियों के लिए क्या है, एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में कहीं? एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है? कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कुछ बनाया है? बाकी तो छोड़ो, अरे मंदिरों में तो भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, किसी को मुफ्त में 2 टाइम का खाना भी मिलता है। राम जन्मभूमि 2.77 एकड़ लैंड, 3,000 करोड़ रुपए की अब तक इनकम है, 400 करोड़ जीएसटी दे चुके हैं, 39 लाख एकड़ लैंड और इनकम 166 करोड़, सरकार को 0। अब आप उसके बाद समझ लीजिए कि उसके बाद भी ये कहते हैं कि कुछ देने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ समझने के लिए जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ ये बता दें गरीब मुसलमानों के लिए किया क्या है। इमरान मसूद, प्रधानमंत्री भी राइजिंग भारत के मंच पे थे और प्रधानमंत्री ने जो बोला, उन्होंने बोला कि वक्फ से जुड़े बिल का संसद में पास होना सामाजिक न्याय की दिशा में लिया गया एक बड़ा कदम है। लेकिन ये डिबेट जो डिबेट है, मूल रूप से विपक्ष जो है वो अपीजमेंट की कर रहा है, विपक्ष तुष्टीकरण करना चाहता है, कि प्रधानमंत्री का कहना था कल इसी मंच से। देखिए, अभी आपने 2-3 मुद्दों पर बात की, मैं केवल क्योंकि बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, इतना जरूर कहूंगा कि राहुल जी ने जब उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की बात की थी, तो उस उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की बात इसलिए राहुल गांधी कर रहे थे कि जो अमेरिका का टैरिफ बढ़ाने के टैरिफ वाला हो रहा है और उससे हम परेशान हो रहे हैं, उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। भारत अपने आप में इतना बड़ा देश है कि हमें दूसरे के ऊपर निर्भरता कम से कम होनी चाहिए जी। और मुझे नहीं पता, ये जो टैक्स आपने बताया कि मेडिकल की जो दवाइयों के ऊपर कुछ छूट मिलने का था, मैं चूंकि मैंने जानकारी बढ़ा नहीं, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, हो सकता है आप सच हो, लेकिन आपको तो बोलने में महारत है, इसलिए मैं 100% कुछ नहीं कह सकता कि उसमें क्या है क्या नहीं। कोई भी चेक कर सकता है जाके, नेट पे जाके। नहीं, वो 5 जून तक है, फिर उसके बाद भी लागू किया जाएगा, सो डोंट भ्रमित मत करिए। एक्सेप्ट कर लिया कि अभी है, तो 5 जून के, देखिए 5 जून में कौन सा वक्त है? पूरी करने अपनी बात। दूसरी चीज, जब आपने वक्त की बात, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कोट किया जी, वक्त की बात की, और प्रधानमंत्री ने जब ये एक बार जब आए, उन्होंने कहा कि मैं देश के अंदर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। गरीब मुसलमानों को हक मिल रहा है, मैं बोल रहा हूं ना जी जी। जब उन्होंने ये बात बोली थी तब ये बहुत अच्छा लगा था कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है, लेकिन करना उसके बिल्कुल उलट है। मदरसे में कुरान पढ़ते हैं तो मदरसों पर ताला लगा देंगे, मदरसों का रजिस्ट्रेशन 2016 से रोका हुआ है कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी जहां से कंप्यूटर पे बच्चे पढ़ सकते थे, आप सारी स्कॉलरशिप रोक देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लगातार फंड के अंदर कटौती करते चले जाएंगे और 2 सेंटर उसके बंद होने के कगार पर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर ये आप उम्मीद करेंगे कि आप मुसलमान की शिक्षा की बात करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के लिए कहा, सबसे पहली बात, मैं चूंकि जेपीसी का मेंबर था, मेरे पास सूचना आई थी जेपीसी में कि हमारे पास 9 लाख एकड़ लैंड है, 9,44,000 एकड़ लैंड है, लेकिन वो 9,44,000 एकड़ लैंड पिछले 8 महीने के अंदर 39,000 एकड़ कैसे हो गई, ये समझ से बाहर है। और ये कौन सा आंकड़ा आया, ये भी समझ से बाहर है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आपको यही नहीं पता है। आपकी सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हमने 100% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है, लेकिन जब आप जेपीसी के अंदर आते हैं तो कहते हैं नहीं कराया है।
आप सुप्रीम कोर्ट में बोलकर आए हो, और सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा है हमारे किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं कि 4,99,000 से लगभग दुगनी प्रॉपर्टी हो गई। अरे भाई, दुगनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? किसी ने वक्फ तो किया नहीं, किसी ने वक्फ नहीं किया इतना। हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ है 90% वक्फ प्रॉपर्टीज 1906 से पहली हैं। 1906 डेट किस लिए कोट कर रहा हूं कि 1906 के पर बाद ये तो देश की संसद भी किसी ने वक्फ की बोल दी। प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा था उसको भी वक्फ पे का बोल दिया। मुझे आप बोलने का मौका दीजिए। जी 20 सेकंड। जब पार्लियामेंट में आप बोलते हो, पार्लियामेंट में आप बोलते हो कि पार्लियामेंट भी वक्फ करना, मैं नहीं बोलता, क्लेम किया। हाँ, क्लेम किया। एक मिनट, बदरुद्दीन अजमल ने क्लेम। एक मिनट। बदरुद्दीन अजमल कोई मुसलमान इस्लामिक वो थोड़े ही हो गए कि बदरुद्दीन अजमल किस हैसियत से वो क्लेम कर देंगे? बदरुद्दीन अजमल ने अगर प्रॉपर्टी वक्फ की है तो बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर सकते हैं। बदरुद्दीन अजमल की हैसियत नहीं है कि बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर देंगे। वो जो मस्जिद है पार्लियामेंट के सामने, वो रायसीना गांव की मस्जिद है। 1911 में जब लुटियन जोन बनाने की बात हुई, जब लुटियंस बनाने की बात हुई, तो इन 123 प्रॉपर्टी जिसका बार बार पार्लियामेंट में बहुत बार जिक्र हुआ कि हम एक तरफ आप बोलते हैं, एक सेकंड सर, एक तरफ आप बोलते हैं मस्जिद नहीं कब्जाएंगे, दरगाह नहीं कब्जाएंगे, ईदगाह नहीं कब्जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं कब्जाएंगे, लेकिन 123 प्रॉपर्टी का बार बार जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में। उस 123 प्रॉपर्टी में 123 की 123 प्रॉपर्टी ये 4 ही हैं जो अंग्रेजों से झगड़े के बाद 1913 के अंदर वक्फ को दी गई। ठीक है, ये वही प्रियंका भी बोल रहे हैं, फिर उसके बाद सुधांशु जी आप एक साथ आंसर दीजिएगा। असल में आपने इतना वाइड क्वेश्चन था, उसे बहुत शॉर्ट में हो नहीं रहा मुझसे। पूरा अगर कर लेने, बाकी टाइम मैं आपको, बाकी टाइम आप मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन इसे पूरा हो। हाँ, बिल्कुल। तो ये जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने ये गरीब मुसलमानों के लिए, पसमंदा मुसलमानों के लिए, आप इसमें मुझे ये मेरे पास कानून रखा हुआ है, इसमें एक जगह बता दिए पसमंदा मुसलमानों के लिए कुछ करने का किया हो। महिलाओं को दो महिलाओं को इन्होंने मेंबर बनाने की बात करी। 2 महिलाएं पहले भी मेंबर बनती थी, पहले भी वक्फ बोर्ड डिमांड की। एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि वक्फ बोर्ड की इतनी भारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद हम भिखारी क्यों हैं? वक्फ बोर्ड की हैसियत क्यों है कि वक्फ बोर्ड अपने कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं दे पाता, जबकि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है? ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसके प्रबंधन का काम होना चाहिए था, या इसको खुर्द-बुर्द करने का काम होना चाहिए। आपने तो इस कानून के अंदर कर दिया कि अब आपको सजा भी नहीं मिलेगी। अब यह गैर जमानती अपराध होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी कब्जा ले। और एक सेकंड, बस खत्म कर रहा हूं, एक सेकंड। और दूसरी बात, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा करके कर दिया कि आप एडवर्स पोजीशन में चले जाइए, यानी जितने कब्जा धारक हैं वो सब मालिक बन जाएंगे। तो आपने बचाने की बात नहीं की, आपने तो खुर्द-बुर्द करने की बात कर दी। ठीक है प्रियंका, क्या आपको लगता है वक्फ को लेकर आपकी पार्टी को भी पॉलिटिकली कॉर्नर किया जा रहा है? महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना शिंदे गुट है वो बहुत सी बातें बोल रहा है, बहुत सी संज्ञा दे रहा है आपकी पार्टी को। एनी कमेंट? सबसे पहले तो मैं नहीं, क्योंकि मैं वो कमेंट करूंगी, पर उससे पहले मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं। जो फार्मा इंडस्ट्री को भी बाहर रखा है और एग्रीकल्चर को बाहर रखा है, वो टेम्पररी सोल्यूशन है, कोई फुल वो नहीं है मेजर जो लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे भी आएंगे सूनर और लेटर, एंड आई थिंक 5 जून तक उन्होंने कहा वो डिसीजन ले लेंगे। रही बात, मैंने तो स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं की थी। स्टॉक मार्केट कम्स क्रैशिंग डाउन, वो तो ग्लोबली स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है। मैंने कहीं एक बार स्टॉक मार्केट की बात नहीं की। मैंने कहा हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स पे प्रभाव पड़ेगा, इसके आपको टेंशन होनी चाहिए। आपको जनता को क्या, आप अगर विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे कि क्या क्या बात हुई, आप पूरी दुनिया में फैलाते फिरते हैं कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी खिसकाकर प्राइम मिनिस्टर को बिठाया। बढ़िया बात है, हमारे प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत नवाजी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं, तो क्या हमारे लिए, देशवासियों के लिए क्या आउटकम है, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या आउटकम है? मेरा सवाल ये था। अनफॉर्चुनेटली ही लिमिटेड इट टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनको ये सूट करता है ये एजेंडा करना। अब रही बात वक्फ को लेकर, जहां तक हमारा मानना है, आज अगर हिंदू टेंपल ट्रस्ट में कोई नॉन हिंदू बैठेगा, हम सबसे आगे आकर उसके खिलाफ बात करेंगे। अगर आप केदारनाथ ट्रस्ट देखें या आप अभी राम ट्रस्ट जो बना है, राम क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर कोई डीएम अयोध्या का मुसलमान होता है तो वो एडिशनल डीएम को वो चार्ज दे दिया जाएगा। आई मीन नॉन हिंदू होता है, आई डू नॉट वांट टू रिड्यूस इट टू जस्ट मुस्लिम्स। नॉन हिंदू अगर कोई होता है तो वो एडिशनल डीएम को दिया जाएगा। तो अगर हमने ये प्रावधान अपने लिए बनाए हैं, एंड विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब वक्फ में मैनेजमेंट सिर्फ मॉस्क का नहीं होता है, ग्रेवयार्ड्स का भी होता है, रिलीजियस साइट्स का भी होता है, सब, इट्स अ वेरी एनकम्पेसिंग थिंग।
तो हमारी कुछ ये था, हम बहुत क्लियर हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था। ये खुद वो मान रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था, कि कुछ लोग बैठकर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते थे और वक्फ को जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। तो रिफॉर्म होना चाहिए, कोई उसमें दो राय नहीं है। पर जो अमेंडमेंट्स जेपीसी के माध्यम से रखे गए, जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं उनके आपने कर लिए, जो हमारी तरफ से आ रहे थे कि ये अमेंडमेंट भी अगर आप कर लोगे तो और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वो टोटली रिजेक्ट कर दिए गए। अमेंडमेंट आपने नहीं माने और आपकी पार्टियों आपके इस बिल को जिन जिन आपके सहयोगियों ने सपोर्ट करा उन पे भी भारी पड़ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, कुछ इस्तीफे आए रालोद से, कुछ इस्तीफे आए जनता दल यूनाइटेड से, उसकी मैं बात कर रहा हूं। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो प्रियंका जी तो मुंबई से हैं। अरे बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर दुनिया में डाउनफॉल आएगा तो एक्सपोर्ट में कमी आएगी। एक्सपोर्ट की कमी का बिल्कुल लॉजिकल रीजन मैंने बताया है कि पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में, बल्कि अगर आप जेपी मॉर्गन एंड चेस की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ें तो वो तो कहती है अमेरिकन इकोनॉमी में 60% चांस है रिसेशन आने का, क्योंकि वहां भी एकदम से प्राइसेस आगे बढ़े हैं। तो जब दुनिया की इकोनॉमीज में रिसेशन आएगा तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा ही होगा, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग